श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, भारत के 16वें राष्ट्रपति के लिए हो रहे चुनाव के तहत कल यानी 18 जुलाई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। गौरतलब है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन कौन मतदान कर सकता है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं देश के वरिष्ठ राजनीतिक एवं सामाजिक विश्लेषक और छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी। डॉक्टर त्रिवेदी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत आभार। डॉक्टर त्रिवेदी, कल यानी 18 जुलाई को भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। इस चुनाव में एनडीए की ओर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यूपीए की ओर से श्री यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवारों ने बीते दिनों देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर अपने लिए समर्थन मांगा है। डॉक्टर त्रिवेदी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? विकल्प जी, जिस तरीके से हर चुनाव के लिए एक मतदाता सूची होती है जी, और जो मतदाता होते हैं निर्वाचक कहलाते हैं जी, तो उसी तरीके राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी दो प्रकार के मतदाता होते हैं जी। एक मतदाता तो वो है जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं जी, जिन्हें हम सांसद कहते हैं जी, या संसद सदस्य कहते हैं जी, और दूसरे हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जी। इस तरीके से दोनों लोग मिलकर दोनों वोट करते हैं जी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी और एमएलए भी वोट करते हैं। बड़ी बात यह है कि चूंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों से एमएलए चुने जाते हैं, उनकी जनसंख्या अलग है जी, और उन चुने जाने वालों वहां के एमएलए की संख्या अलग है। उसी तरीके से संसद सदस्य चुने जाते हैं। जी। चूंकि समान मूल्य हो वोट का, इसलिए इस चुनाव में एमएलए के हर एमएलए का मूल्य निर्धारित किया जाता है कि उसकी मूल्य कितना होगा और हर संसद सदस्य के वोट का मूल्य तय किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे श्रोता हैं, क्योंकि शहर के साथ साथ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इनको एक फर्क बता दीजिए, क्योंकि आमतौर पर हमारा जो मतदाता है, जो जनता है, वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव से या पंचायत के चुनाव से उसका ज्यादा वास्ता पड़ता है। तो वहां पर तो एक मतदाता जाता है और अपना वोट डाल देता है, प्रत्यक्ष तरीके से वो निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन उससे थोड़ा सा भिन्न होता है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट करते हैं अपनी जनता की ओर से, इसीलिए हर एक का वोट अलग होता है और उसका मूल्य अलग होता है। वोटों का मूल्य अलग होता है। हर राज्य के एमएलए जो वोट करता है जी, उसका मूल्य अलग होता है और उसी तरीके से संसद सदस्य के वोट का मूल्य अलग होता है। सर, ये मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? मूल्य का निर्धारण बड़ा सिंपल सा मामला है जी। जैसे किसी राज्य की जो कुल आबादी है, उस आबादी में वहां के जितने भी निर्वाचित विधायक होते हैं जी, उसको घटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी करीब 2.5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ है और 90 लोग हैं। 90 हमारे विधानसभा सदस्य हैं जी। 2.5 करोड़ में से 90 का भाग दे दिया जाएगा जी, और जो अंक प्राप्त होगा उससे फिर 1000 से भाग दे दिया जाता है। अच्छा। अगर नीचे इस तरह लिख ले 2.5 करोड़, हाँ, नीचे 90 गुणित 1000 कर दे। अच्छा, तो इस तरीके से उसके बाद जो मूल्य आ जाता है जी, वो मूल्य आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के एक वोट का मूल्य है 129। अच्छा, हर वोटर का कितना मूल्य? 129। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं उसके वोट का मूल्य 208 है। अच्छा, क्योंकि वहाँ आबादी ज्यादा है जी। और सबसे कम मूल्य आता है सिक्किम का। अच्छा, जिसका कुल 7 है। अच्छा, देखिए एमएलए सब जगह एमएलए हैं जी, पर वहां के एमएलए जो वोट करेगा उसका मूल्य कुल 7 है जी। उत्तर प्रदेश के एमएलए के वोट का मूल्य 208 है और छत्तीसगढ़ के एमएलए के वोट का मूल्य 79 हो जाता है। आपने जो समीकरण बताया है कि उस राज्य की जो कुल आबादी है, तो उससे हम जो है वो वहाँ के जो विधानसभा सदस्य हैं, हाँ, उनकी संख्या
से भाग देते हैं, गुणित 1000। फिर 1000 से, और जो मूल्य आता है, जो मूल्य आता है वो ये माना जाता है कि वहाँ के एक विधानसभा सदस्य के वोटों का उतना मूल्य होगा। और फिर उसके बाद जितने 90 फिर गुणा कर दिए तो पूरे राज्य का मूल्य निकल आता है जी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरे राज्य का, पूरे जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका कुल मूल्य है 5,43,000। अच्छा, मतलब पूरा जो मूल्य है सारी, हाँ। और उसी तरीके से उसी आधार पे जी लोकसभा के सदस्य के एक सदस्य का मूल्य और उससे राज्यसभा के आधार पे वहां पे भी 5,43,000 वहां भी निर्धारित कर दिया गया है। लोकसभा सदस्यों का मूल्य कैसे निर्धारित होता है सर? वो भी राज्य के आधार पर। अच्छा, राज्य के आधार पर चुने जाते हैं, उसके आधार पर हो जाता है। संसद सदस्य के वोट का जो मूल्य होता है उसका जोड़ दिया जाता है और इस तरीके से विधानसभा के कुल मूल्य तो 5,43,000 और 5,43,000 ये तो कुल मिला के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोट पड़ने वाले हैं उनका कुल मूल्य है टू बी परफेक्ट 10,86,431। 10,86,431 और जीतने के लिए इसके आधे +1 चाहिए। जी जी जी, जीतने के लिए आधे +1 चाहिए, यानी 5,84,000 के आपको वोट चाहिए लगभग। तो मतलब ये इसका एक कुल मूल्य है। मतलब ये कि चूंकि जनता नहीं चुन रही, सीधे जनता के प्रतिनिधि चुन रहे हैं जी, इसलिए मूल्यों का समानुपातिक रूप से एमएलए के वोट का निर्धारण करके किया गया है और संसद, और जिससे कि जो राष्ट्रपति चुना जाए वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जा रहा है, इसलिए हर एक के वोट का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है और ये मान लिया जाए कि इसको भारत की जनता ने चुना है। मतलब यदि हम आसान शब्दों में कहें तो पहली बात तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे विधायक गण हैं और जो सांसद गण हैं, जो चुने गए हैं, नामांकित नहीं, हाँ, जो मनोनीत नहीं, जो निर्वाचित हैं, जो विधायक और सांसद, उन्हें मतदान करने का अधिकार है और सब विधायकों और सांसदों के वोटों का अपना मूल्य होता है और किसी भी विधायक या सांसद के वोटों का मूल्य वो जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है उस राज्य की आबादी के हिसाब से तय होता है। एक बात और ध्यान बता दें, इसे विधान परिषद के लोग वोट नहीं कर पाते हैं, मनोनीत जैसे सदस्य होते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, विधान परिषद के भी नहीं कर सकते। 6 राज्यों में विधान परिषद है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें जनता नहीं चुन रही है जी, उन्हें दूसरे लोग चुन रहे हैं, जिन्हें टीचर चुन रहे हैं, जिन्हें ग्रेजुएट चुन रहे हैं, जिन्हें नगर पालिका वाले चुन रहे हैं, इसलिए वो सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते, किन्हीं और के प्रतिनिधित्व कर, यहाँ जनता के द्वारा जो चुने गए हैं, मतलब जो चुनाव लड़के निर्वाचित होकर आए हैं, हाँ, वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं जी। और फिर ये वोटों की गिनती की जाती है, सब जगह दिल्ली में ही होती है। राज्यों की विधानसभा में, राजधानी में वोटिंग करते हैं। मतलब जो भी राज्य हैं उनके विधानसभा जो परिसर है राजधानी में, वहां पे मतदान केंद्र बनाया जाता है, वहां पे विधायक अपने वोट डाल सकते हैं, संसद वहां पे डालेंगे। और अगर किसी को कोई विधायक है, मान लीजिए वो यहाँ नहीं है जी, किन्हीं कारणों से, तो उसको अनुमति लेनी पड़ती है। जो रिटर्निंग अफसर होता है जी, जो राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग अफसर, जो आमतौर पे राज्यसभा या लोकसभा का जो प्रमुख महासचिव होता है, वो रिटर्निंग अफसर होता है, 2 में से एक होता है। अच्छा। उससे अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं जैसे रायपुर का, मैं रायपुर नहीं डाल सकता कहीं और, तो उसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी तरह संसद सदस्य को अगर दिल्ली में डालना है तो ठीक है, अन्यत्र डालेगा तो उसके लिए उसको अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ, मतलब मुख्य रूप से तो किसी भी विधायक को अपने ही राज्य में डालना चाहिए। यदि वो कहीं और डालना चाहता है तो उसके लिए उसको रिटर्निंग अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। संसद सदस्य को दिल्ली में अपना मतदान करना है, अपने मताधिकार का उपयोग दिल्ली में करना है। यदि वो कहीं और डालना चाहता है किन्हीं कारणों से, तो फिर उसके लिए भी उसको रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। दोनों का वोट का रंग अलग अलग होता है। अच्छा, वोट का रंग अलग अलग होता है, मतलब विधायक और सांसद के। हाँ, सांसद के अलग, जो अलग विधायक वोट अलग होता है जी, और इसका जो है बिल्कुल अलग होता है। संसद सदस्य का अलग रंग के, अलग अलग रंग के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, वोटों की गिनती तो सिर्फ दिल्ली में ही की जाती है। देखिए, बड़े उसे शब्द किया गया है। शब्द ये है कि वोटिंग के बाद सबसे तेज गति के परिवहन के द्वारा बैलेट बॉक्स को दिल्ली पहुंचाया जाएगा जी, और वहां पे दिल्ली में उसकी गणना होती है। अच्छा, और अभी यहाँ पर समाचार पत्रों में छपा भी था, क्योंकि ये जो मतदान होने वाला है तो इसके लिए जो मतपेटी और अन्य सामग्री आई है, तो वो भी बहुत विशेष तरीके से विमान से लाई गई, उसके लिए अलग से सीट बुक करा के लाया गया। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। इस कारण कि भाई सबसे तेज गति के द्वारा और सबसे सुरक्षित के द्वारा आना चाहिए। मतलब वो जो मतदान सामग्री मतपेटी के लिए भी सीट बुक कराई गई थी, बुक कराई गई विमान में जी, और इसी तरह से मतदान के बाद इसको ले जाया जाएगा जी, और फिर वहाँ दिल्ली में सभी राज्यों से। देखिए, 2 शब्द हैं
जी। सबसे तेज गति के परिवहन के द्वारा। अच्छा, अगर यहाँ पे हवाई जहाज है तो हवाई जहाज से, रेल है तो रेल, जो भी हो। अच्छा, जो हमारा जो राष्ट्रपति का लिए चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार कौन बन सकता है? उसमें उम्मीदवार बनने के लिए बड़ा सिंपल सा मामला है जी। कुल 3 शर्तें हैं जी। उम्मीदवार में। पहले कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए जी। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए जी। और फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो और शर्तें हैं वो लागू होती हैं उसके ऊपर। अच्छा, एक बात और भी ये हो रही है कि इस बार जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसकी कोशिश है कि ये जो चुनाव हो वो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो प्लास्टिक की सामग्री पे भी और जो बायोडिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक सामग्री पे प्रतिबंध लगाया गया है, इसके बारे में श्रोताओं को बताइए कि भी बड़ी अच्छी पहल है ये। देखिए, सवाल ये कि आमतौर पर क्या होता है, सारे प्रचार कार्य में, सारे हर चीज में पैकेजिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है जी, तो उसमें प्लास्टिक का बहुत उपयोग होता है। जी जी। और बिल्कुल अभी निर्णय किया कि 1 जुलाई से पूरे देश में जी सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो गया है। जी बिल्कुल। हम हर चीज को बरसात में बचाने के प्लास्टिक से लपेट देते हैं। जी जी। भले पूरी पैकिंग बात करें तो ये बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का जी इस चुनाव में जो भी सामग्री इस्तेमाल होगी उसमें कहीं धोखे से भी प्लास्टिक का उपयोग हम नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर त्रिवेदी, जब हम राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और खास होती है। हम जो बाकी चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा का है, लोकसभा का है, तो व्यक्ति जाता है, उसके सामने जो है वो अलग अलग उम्मीदवारों के नाम रहते हैं और वो किस पार्टी से वो उसके चुनाव चिन्ह रहते हैं, वो एक बटन दबाता है अपनी पसंद के उम्मीदवार या पार्टी के उसके आगे और वो हो जाता है उसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वरीयता देनी पड़ती है, ये बताइएगा थोड़ा सा श्रोताओं को। सिंपल बात है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। वैसे तो आमतौर पे एक उम्मीदवार या 2 उम्मीदवार हैं और कई बार कुछ ज्यादा उम्मीदवार भी हो जाते हैं जी। और इसलिए 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में नाम लिखा होता है जी। अंग्रेजी में जी। दूसरा अगर जैसे रायपुर है तो हिंदी में होगा, गुजरात है गुजराती में होगा, तमिल है तमिल, उसके नाम लिखे रहते हैं। उसका दूसरे कॉलम खाली होता है जिसमें आपको अंक देने पड़ते हैं, 1 या 2। मतलब ये वरीयता आपने दी है। वरीयता 1-2 किसको देना चाहते हैं जी। लेकिन हाँ, आमतौर पे होता यह है कि पार्टी लाइन पे चुनाव होते हैं जी। हर कोई पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं तो आमतौर पर वो एक ही देते, दूसरा डालते ही नहीं। अच्छा, दूसरा डालते ही नहीं। लेकिन ये वरीयता का उसमें है। वरीयता ये उसका कारण ये है कि अगर कभी मान लो ज्यादा हो जाए जी। और नौबत आ जाए तो वरीयता कम से जिससे ट्रांसफरेबल वोट ने फिर हर वोट का निर्धारित करने के बाद जीतने के लिए जो वोट होने चाहिए वो जीतने पर आधे ज्यादा पाने चाहिए, वो होता है। अच्छा, नहीं वैसे मतलब जब वोटों की गणना होती है तो वोट के मूल्य की गणना के आधार पर मतलब प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतपत्र में जो उसको जो प्रथम वरीयता प्राप्त हुई उसी का उसके आधार पर ये गणना होगी। प्रथम वरीयता पे नहीं मिल रहे आधे से ज्यादा वोट जी, तब फिर देखिए उसके द्वितीय वरीयता के वोट कितने मिले हैं। अच्छा, देखिए अभी आपने सुना होगा राज्यसभा में जी मेरे ख्याल से एक राज्य में वो एक प्रथम वरीयता में तो नहीं जीता पर द्वितीय वरीयता के वोट के आधार पर जीत गया था वो जी। मेरे ख्याल से ये हरियाणा का मामला है जी, है ना। एक राज्य हुआ, कई बार तो प्रथम वरीयता में आपको आधे से अधिक वोट नहीं, आवश्यक वोट नहीं मिले, लेकिन द्वितीय वरीयता के अगर उससे ज्यादा मिल जाते हैं तो एक लंबी थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है गणित की, उसके आधार पे होता है। अच्छा। पर ऐसी नौबत कभी राष्ट्रपति चुनाव में भारत में नहीं आई जी। क्योंकि आमतौर पे जो सत्ताधारी या जिसका बहुमत है जी उसी के प्रतिनिधि जीतते रहते हैं। मतलब स्वाभाविक रूप से उसके पास में जो है वो ज्यादा मत होंगे, ज्यादा मत जीत जाते हैं, इसके उम्मीदवार के जीतने की संभावनाएं अधिक होती है। अभी तक इसीलिए 14 व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, एक प्रश्न ये भी है कि राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए कब चुनाव हुआ था? देखिए, हम जानते हैं कि सन 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ और उसके बाद भारत की पहली संसद भी चुनी गई उसी समय जी। और उसके साथ ही फिर वो चुनाव हुए और हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बड़ी बात ये कि वो 2 बार रहे। डॉक्टर त्रिवेदी, राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लेकिन आपने बड़े आसान और सरल शब्दों में इन्हें हमारे श्रोताओं को बताया। आपके लिए आकाशवाणी समाचार की ओर से बहुत बहुत आभार। आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर सकूं। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।